Good afternoon, students. So, sir is already taken your first chapter. Now, I will continue with the second chapter, that is the life process in living organism. So, living organism मतलब जो हम लोग इंसान हैं, animals हैं. So, how it going to be happen with them? So, in this chapter, we studied about the living organism and life process. So how the energy is going to be generated and consumed, and after that the nutritions like carbohydrate, proteins, ये सबसे हमें कैसे एनर्जी, किस टाइप की एनर्जी मिलती है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है. So whatever the food we are consuming, that food is how we consumed by our body. ओके, इट इज़ नॉट डायरेक्टली कि हाँ गया पेट में, हो गया बाहर आ गया, नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस. सो वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स आर कंटिन्यूसली परफॉर्म देयर फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी. जैसे अभी नाक का काम है सूंघने का, तो वो सूंघेगा चाहे उसको कहीं से भी स्मेल आए. तो वैसे ही हमारे इंटरनल पार्ट जो हैं लाइक इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, दे ऑल आर बी डूइंग देयर functions. So all the body parts are doing their functionality along with the various system like digestive. अब digestive system बोलेंगे तो digestive system आपका माउथ से शुरू होता है, माउथ से फिर ऑसोफेगस, फिर स्टमक, लाइक दिस. फिर सिमिलरली आपका जो रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेटरी नोज से शुरू होगा, ठीक है, लंग्स तक जाएगा, एक ट्यूब रहेगी. तो वो पूरा एक सिस्टम है. अगर इसमें से किसी एक में भी प्रॉब्लम हो गई तो आपका जो रेस्पिरेशन है वो प्रॉपरली नहीं होगा. फिर सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे आप जो खाना कंज्यूम करते हो, खाना डाइजेस्ट होता है, उसमें से न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब्ड होते हैं. ओके. ओके. सो एवरीथिंग इज़ विद सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होता है, खाना डाइजेस्ट होता है और उसके बाद वो हमारी बॉडी में कंज्यूम होता है, ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर वो डिफरेंट पार्ट्स में जाता है. तो ये पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया. हार्ट में जाता है, हार्ट में उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है, फिर वो बाहर आता है. सो ऑक्सीडाइज एंड डी ऑक्सीडाइज, ये सारे जो प्रोसेस हैं वो आपका हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम. सो इन ह्यूमन बॉडी द ऑल द पार्ट्स आर डूइंग देयर फंक्शनैलिटी. इज इट? नाउ फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन. तो जो अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है. हम जो खाते हैं वो हम लोग एनर्जी के लिए खाते हैं ना, कि ऐसे ही खाते रहते हैं, कुछ भी नहीं. और अब जब आप अच्छी चीज़ें खाओगे तो ही एनर्जी बनेगी. आप कुछ भी कचरा खाओगे तो उससे एनर्जी नहीं मिलने वाली. लाइक चिप्स खा लिए, आप सोचोगे इससे मुझे एनर्जी आ जाएगी. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन ऑकर एट ए 2 लेवल एज बॉडी एंड द सेलुलर लेवल. तो जो रेस्पिरेशन होता है वो भी 2 टाइप्स में होता है. पहला होता है बॉडी लेवल पे, या फिर आप बोल लो जैसे जो हम एक्सक्रीशन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, तो ये बॉडी लेवल हो गया. मतलब जो हमारे बॉडी के बीच में और जो सराउंडिंग के बीच में होता है वो होता है बॉडी लेवल एनर्जी प्रोडक्शन. सो बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ओकर एट बॉडी लेवल. इन केस ऑफ रेस्पिरेशंस, ये हमारा जो रेस्पिरेशंस है, मतलब जो हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस अंदर जा रहा है, हमारे सेल उसको कंज्यूम कर रहे हैं, बाहर आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है. तो जो हमारी बॉडी और सराउंडिंग के बीच में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो बॉडी लेवल रेस्पिरेशन हो गया. और जो सेलुलर के अंदर, मतलब जो सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर मतलब जो सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो वो ब्रेक करता है, तो वो जो रेस्पिरेशन है हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, ओके, जो डिफरेंट पार्ट्स के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, वो हो जाएगा सेलुलर लेवल रेस्पिरेशंस. So carbohydrates of the food that we consume every day are mainly utilized for the production of energy required for daily needs. तो जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स किस में होता है, ग्रेन्स में हो गया. जो आप राइस, वीट, ये सब जो खा रहे हो ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हो गया. पोटैटोज,
मतलब भाजी सब चीज़ों में थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स होता ही है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम एवरी डे आर mainly utilized for the production of energy required for daily needs, and this energy is obtained in the form of ATP. ATP एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये हमारी एनर्जी का नाम है ATP। फॉर दिस पर्पस ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। आप बोलोगे कि ग्लूकोज मतलब शक्कर, लेकिन ग्लूकोज जो है वो हर चीज़ में होता है। चाहे आप भाजी खाओ, हर किसी में शक्कर थोड़े अमाउंट में रहती ही है। तो जब आप कुछ कंज्यूम करते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, तो उसके अंदर का जो ग्लूकोज है, एक मॉलिक्यूल, वो जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज टोटल आपको 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी देता है। तो वो कैसे देता है, तो एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। ओके, पहले उसका ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर टाइकार्बोलिक एसिड साइकिल होगा। ओके, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन होगा, और इसके बाद आपका टोटल 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी बनेगा। ओके, सो यही हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो आपका रेस्पिरेशंस मतलब जो बॉडी लेवल रेस्पिरेशन है दैट इज़ इजी, लेकिन जो सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन है दैट इज़ बी दी स्टेप वाइज प्रोसेस। ओके, कि सबसे पहले क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स आप कंज्यूम करते हो उसके अंदर का जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है वो कैसे ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद उसके क्या क्या पार्ट्स बनते हैं, फिर आगे वापस जो आता है आउटपुट वो फिर से ब्रेक होता है, फिर से उसमें से और एक्स्ट्रा एनर्जी। जैसे अगर आप बोलोगे कि गन्ने का जूस, गन्ने के जूस से मुझे शक्कर बनानी है, या फिर मुझे गन्ने से शक्कर बनानी है, तो डायरेक्ट आप गन्ने से शक्कर तो नहीं बना लोगे। सबसे पहले गन्ने का जूस निकालोगे, फिर वो जूस को गर्म करो। पहले जब गन्ने को निचोड़ोगे तो जूस निकलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो भी हम पी सकते हैं ना, वो भी एनर्जी वाला होता है। फिर उसके बाद वापस उस जूस को गर्म करोगे, काढ़ोगे, तो फिर जाके वो गाढ़ा होगा। फिर उसके बाद जब उसको ठंडा करोगे तब जाके वो गुड़ बनेगा, करेक्ट। तो उसका एक प्रोसेस है। सिमिलरली ग्लूकोज का भी पहले एक प्रोसेस होने के बाद ग्लाइकोलाइसिस बनता है, फिर उसके ऊपर दूसरा प्रोसेस होता है, तब वो टाइकार्बोलिक एसिड साइकिल हो जाता है। फिर जब तीसरा स्टेप आता है तब वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन करता है। तो ऐसे टोटल पूरा फाइनल आउटपुट आने के लिए, मतलब प्रॉपर अब वो आगे और नहीं हो सकता, उसके लिए एक मतलब कैसे वो कंज्यूम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम एवरी डे are mainly utilized for the production of energy required for daily needs, and this energy is obtained in the form of ATP, and for this purpose glucose, a type of carbohydrate, is oxidized step by step in the cell। जैसे मैंने बोला कि step by step process है। This is called as a cellular respiration, and cellular respiration occurs amongst the living organisms by the two methods, and those two methods are aerobic respiration, where oxygen is be involved, and anaerobic respiration, it means that oxygen is not involved। In aerobic respiration glucose is oxidized in 3 steps। तो यहाँ पे भी सेलुलर रेस्पिरेशन में भी 2 डिफरेंट टाइप से आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। एक में ऑक्सीजन यूज़ होती है, एक में ऑक्सीजन नहीं यूज़ होती है। तो जो आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब हम हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है 3 स्टेप्स में। तो पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा कि ये कहाँ पर ऑकर होता किधर है। जैसे अभी गन्ने का जूस निकालना है तो गन्ने का जूस के लिए मुझे एक मशीन लगेगी, तो वैसे ही जब मुझे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस करना है तो वो होता कहाँ पर है, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन दिस प्रोसेस और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच। फिर उसमें से निकलता क्या क्या प्रोसेस होने के बाद, प्यूब्रिक एसिड निकलता है, ATP निकलता है, और NADH2 और वाटर, सबके 2-2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, ठीक है। मतलब पहले स्टेप में आपको ATP का कितना मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा, प्यूब्रिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल मिलेगा, NADH2 का 2 मॉलिक्यूल मिलेगा, और वाटर निकलेगा। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद फिर आपका जो प्यूब्रिक एसिड का मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम A। तो जब ये होता है ना, जब आपका जो प्यूब्रिक एसिड है जब कन्वर्ट होता है
तो उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है और NaDH2 बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है आपका, उसके बाद NaDH2 होता है। ये सब कहाँ पे जाकर जाता है, तो ये स्टोरेज होता रहता है, मतलब जो NaDH2 है, ये सब जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमारे जो सेल का होता है पावर हाउस होता है, तो वहाँ पे सब स्टोर होता रहता है। फिर जो आपका फ्यूरिक एसिड को जब आपने प्रोसेस किया तो आपको क्या मिला, एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर आता है आपका सेकेंड स्टेप, दैट इज़ द ट्राई कार्बोलिक एसिडिक साइकिल। नाउ बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया. Cyclic chain of reactions called as tricarbolic acid cycle is operated on it in the mitochondria. An acetyl part of acetyl coenzyme A is completely oxidized through this cyclic process and molecules carbon dioxide, water and NaDOH, FADH2 are derived. अब ये होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, पहला हुआ साइटोप्लाज्म में, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जो रिलीज़ हो जाएगा, वाटर बनेगा जो बॉडी कंज्यूम कर देगी, NaDOH और FADH बनेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पावर हाउस में स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र चेन रिएक्शंस। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके NaDH2 के और FADH2 के, जो ऊपर के प्रोसेस में बने थे, पहले ग्लाइकोलाइसिस में 2 बने थे, फिर उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम के टाइम भी NaDOH के 2 बने थे, फिर ट्राई कार्बोलिक एसिड रिएक्शन के टाइम NaDOH के और FADH का एक बना था। अब जो मॉलिक्यूल्स इतने बन गए हैं आपके NaDH2 के और FADH2 के, जो ऊपर के प्रोसेस में बने हैं, वो किस में पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन। ड्यू टू दिस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर ऑब्टेन फ्रॉम ईच NaDH2 molecules and 2 molecules of ATP formed each FADH2. अब जो NaDH2 है और FADH2 है वो बेसिक है, मतलब इनको जब हम और चेन रिएक्शन में डालेंगे तब एक NaDH 2 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करता जाएगा, सॉरी 3 और FADH 2 रिलीज़ करेगा, ओके। और उसके साथ साथ वो वाटर और एनर्जी ये बनाता जाएगा। Now electron transfer chain reaction is operated in a mitochondria only. ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। And thus a molecules of glucose is completely oxidized in the aerobic respiration and molecules of carbon dioxide and waters are produced along with the energies. NaDH और FADH का फॉर्मूला फुल फॉर्म क्या है, निकोटीनैमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, and FADH है फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड्स। बोथ एंजाइम्स आर फॉर्म्ड इन दिस सेल एंड यूज्ड इन दिस सेलुलर रेस्पिरेशंस। मतलब ये उसके बेसिक कंपोनेंट्स है किसके, ATP के। और ये कंपोनेंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने से आपको मिलते जाते हैं, जिनको आप स्टोर करते जाते हैं, और फाइनली जब आपके पास बहुत सारे हो जाते हैं तो एक NaDOH, मतलब जैसे ये स्टोर होते जाते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। जब आपको एनर्जी चाहिए, जैसे आप खाना खाते हो फिर भागना है, तो वो टाइम पे तो आप कुछ नहीं खा के आओगे ना कि मुझे अब भागना है, तो वो ऑलरेडी आपकी बॉडी में स्टोर रहेगा। और जब आप उसको भागना शुरू करोगे तो NaDOH जो है वो ब्रेक होना शुरू होगा, तो जितना आपकी बॉडी में कंज्यूम रहेगा वो उतनी ज़्यादा आपके पास एनर्जी रहेगी, समझे। जैसे NaDOH 3 मॉलिक्यूल बनाएगा ATP के और FADH आपके 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा एनर्जी के। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से ही अच्छा खाकर, कार्बोहाइड्रेट्स लेकर आप स्टोर कर सकते हो। तो जैसे जो रनर्स लोग रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज लेते हैं। क्यों ग्लूकोज लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्लूकोज उनकी बॉडी में रहेगा उतना ज़्यादा वो एनर्जी क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, ओके। तो दीज आर दी 3 स्टेप प्रोसेस बाय विच वी कैन बी फॉर्म दी एनर्जी, फॉर्म दी ATP. ATP is our energy. Now ATP is an adenosine triphosphate is energy rich molecule. Energy is stored in the body by which phosphate groups are attached to each other. These molecules are stored in the cell as per need. Chemically ATP is a triphosphate molecule formed from the adenosine
ribonucleoside. It contain a nitrogen compound adenosine, pentose sugar, ribose, and 3-phosphate group. As per the need, energy is derived by the breaking the phosphate bond of ATP, and hence ATP is called as energy currency of the cell. मतलब जो सेल है, सेल कैसे स्ट्रांग बनता है, जितना उसके अंदर एनर्जी रहेगी. सो ये हो गया आपका कि कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा नहीं हैं तो वो टाइम पे आपके जो लिपिड और प्रोटीन्स होते हैं ना, वो एनर्जी के लिए, प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, और they are converted into the fatty acid, whereas protein and amino acid, fatty acid and amino acids are converted into acetyl coenzymes, and energy is obtained through the complete oxidation of acetyl coenzyme by the process of Krebs cycle in mitochondria. मतलब जब आपके इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है तो आपकी बॉडी का जो लिपिड और प्रोटीन है वो यूज़ होगा एनर्जी बनाने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे 2 आपके दिए हुए हैं जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन ही है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट से कैसे बनता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल में. ठीक है, तो लिपिड फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, और क्रैब साइकिल होता है. कार्बोहाइड्रेट्स पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, पिवरिक एसिड बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनता है जो हमने पढ़ा, फिर इसके ऊपर क्रैब साइकिल होता है, मतलब चेन रिएक्शन, और फिर ये CO2 H2 और एनर्जी बनता है. प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम, मतलब जो भी है, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, इसको हमें पहले एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. ओके, उसके बाद ही आप उस पर चेन रिएक्शन करने के बाद एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा जो आप रिलीज़ कर दोगे, और वाटर है जो आप यूज़ कर लोगे. और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज डायरेक्ट आता है, उसको ग्लाइकोलाइसिस होता है. ओके, और उसके बाद उसका फर्मेंटेशन होता है. लाइक ये इसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होगा. ठीक है, तो इसके ऊपर आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स नहीं बनेगा, इसको आप दूसरी चीज़ें यूज़ करके इसमें डिटेल में नीचे दिया हुआ है. तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे कि हाउ द सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर में भी एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होगा. ओके, जो आप कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से और प्रोटीन से बना सकते हो. तो ये जो डायग्राम्स है लेफ्ट हैंड साइड वाला क्रीम कलर में, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये एरोबिक का है. ये जो ब्लू वाला है वो एनारोबिक का है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देंगे. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, और कौन कौन से कंपोनेंट है ना, किससे क्या मिलता है वो पढ़ेंगे. और उसके बाद नेक्स्ट है सेल डिवीजन. ठीक है, इज इट? सो दिस मच इज़ क्लियर ना. सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब जो हमारे सेल के अंदर होता है और उसको ऑक्सीजन यूज़ होता है उसमें, और जो एनर्जी बनाता है वो आपकी बॉडी में से कंज्यूम करता है जो भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, आइदर कार्बोहाइड्रेट्स, आइदर प्रोटीन्स, आइदर लिपिड्स. ओके, सो थैंक यू.